नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका लक्ष्मण चौधरी और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस बालोतरा। प्यारे विद्यार्थियों, अपन 7वीं क्लास की बातचीत कर रहे थे, यानी 7वीं क्लास के अंदर आपकी जो भूगोल पुस्तक जिसका नाम हमारा पर्यावरण है उसके संदर्भ में बातचीत कर रहे थे और 7वें अध्याय तक बातचीत कर चुके। अब अपन आपके 8वें अध्याय की बातचीत करेंगे। अगर इससे पहले आपने उन 7 अध्यायों का अध्ययन नहीं किया है तो अभी इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, यानी वीडियो के पास में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन शो होगा, वहां से आप NCERT क्लास 7 और आपकी पुस्तक का नाम देके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर क्रमानुसार सारे वीडियो दिए हुए, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और आज अपन जिस पाठ का अध्ययन करेंगे उसका नाम क्या है? उसका नाम है मानव पर्यावरण। कौन सा पर्यावरण? मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। अब ये चीज तो समझाने से रहा मैं, भाई ये चीज तो आपको पता है कि भाई मानव पर्यावरण क्या होता है? जहां मानव निवास करता हो, जहां मानव निवास करता हो, यानी वह पर्यावरण जहाँ पे मनुष्य का निवास स्थान हो, वो हो गया मानव पर्यावरण। अन्योन्य क्रिया का मतलब है मानव कौन कौन से कार्य करता है। अन्योन्य क्रिया का मतलब क्या हुआ? अन्योन्य क्रिया का मतलब हुआ कि मानव द्वारा, ये ऐसा क्यों हो रहा? मानव द्वारा किया जाने वाला कार्य, ये सारी अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण। उष्ण कटिबंधीय का मतलब जो होता है, उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है गर्म क्षेत्र। क्या मतलब होता है? गर्म क्षेत्र, ऐसी जगह जो गर्म हो। ठीक है, तो मोटा मोटी इस पार्ट के अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि भी जहां मानव रहता हो उस जगह पे मानव कौन कौन सी क्रियाएं करता है, और वहां जो गर्म क्षेत्र है वहां की क्रियाएं क्या है और किस तरीके से। तो थोड़ी सी एक स्टोरी दे रखी है और उसके बाद में अपन अपने पूरे पाठ का अध्ययन करेंगे। रेणुका बहुत उत्साहित थी। अब मुझे बताओ उत्साहित का मतलब क्या होता है? सभी कमेंट करके बताओ उत्साहित का मतलब क्या होता है। अब रेणुका बहुत उत्साहित थी कि उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में थे। अब आप मुझे बताओ, आप स्कूल जाते हो, स्कूल जाने के बाद में स्कूल जाते हो उस समय आपको कहा जाता है बेटा तुम वापस आओगे तब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा, ऐसा कह दिया जाए तो आप लोग जो है क्लास के अंदर बैठे बैठे यही सोचेंगे, उत्साहित रहेंगे कि भाई साहब घर पे कौन सा आपको सरप्राइज मिलने वाला है। तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं उत्साहित होना, यानी उसके प्रति उसको जानने की इच्छा रखना, इस तरीके से। ठीक है, वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे। अब वो जो इसके चाचा थे श्रीकांत, वो वन्य जीव यानी जो जंगल में जितना ही पिंडूरा कुत्ता गिंडक सब घूमते थे ना, उनके फोटोग्राफर थे, यानी उनको फोटो लेना बहुत अच्छा लगता था। बहुत यात्रा करते थे, यानी घूमते रहते थे जंगलों में। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधित पुस्तकों से उसका परिचय करवाया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती। आकर्षित का मतलब उसको उसकी तरफ खींचना। अब गर्मी का मौसम चल रहा है और आप आम के थैले से होकर गुजर रहे हो, तो आम जो है वो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। आजा आजा, ले जा मुझको, ले जाके मस्त चीर फाड़ के खा जा। आकर्षित कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो इस तरीके की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं आकर्षित होना। ठीक है, समझ में आया? ओके, एक शब्द आया इसमें दूरस्थ। इसका मतलब होता है दूरी पर, दूरी पर स्थित स्थान, दूरी पर स्थित स्थान। अब आइए इस फोटो के ऊपर, विश्व के विभिन्न भागों के निवासी। अब इस फोटो को बड़े मजे से देखो, आप सब बाका फाड़ फाड़ के देखो। फोटो में दिख रहा है सब कुछ। ये यहाँ पे दादाजी दिख रहे हैं, ये अंग्रेज दिख रहा है, ये छोटा बच्चा दिख रहा है, ये नेपाली जैसा दिख रहा है। ये विश्व के अलग अलग जगह के लोग हैं। ठीक है ना, कोई ऑस्ट्रेलिया के, मेरे को ये लगता है ऑस्ट्रेलिया के है, अफ्रीका के है, इस तरीके के। तो ये सारे देख लिए, बस अब ज़्यादा मत देखो इनको, बेचारे शर्मा जाएंगे। चलो नेक्स्ट।
रेणुका इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। अब ये श्रीकांत उसके जो चाचा थे वो उसको बता रहे हैं। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेश से हैं और कुछ गर्म नम वर्षा वनों से। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन के शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। अब देखो, थानियो लाग तो वेला कि भाई आपे अठे राजस्थान में या फिर भारत में जगह जन्म लियो, अगर थाने ऑस्ट्रेलिया को आदमी के बारे में सोचना पड़े तो थे कहीं होता वो लोग कहीं था यार ऑस्ट्रेलिया में आपे जिया करो बे करे कौन करे, या आपे जिया तरीका खानो खाओ बे खावे कौन खावे। बिल्कुल ये दिमाग आपके मतलब आपके दिमाग में इस तरीके के सवाल जरूर आते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया में सड़का हुए कौन वे, ऑस्ट्रेलिया में गाय भैंस हुए कौन वे, ऑस्ट्रेलिया में बकरियां हुए कौन वे। सब जगह होती है, ये अपने मन का भ्रम है। बस थोड़ा सा चेंजेस होता है, हमारे चेहरे शकल में थोड़ा डिफरेंट होता है, उनके चेहरे और शकल के अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी सारी चीज़ें सहम मिलती जुलती दिखाई पड़ती है। उनका खान पान भी ऐसे होता है जैसे अपन करते हैं। हाँ थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, अपन भाई पूरा रोटी सब्जी खाना पसंद करते हैं तो वो मछली खाना या फिर मांस खाना इस तरीके से पसंद करते होंगे, बट सिस्टम वही है, उनके भी दो कान है, अपने भी दो कान है, नाक कान सब समान है। ठीक है। अध्याय 8, 9 और 10 आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। 8वां अध्याय, 9वां अध्याय और 10वां अध्याय, इसके अंदर अपन विश्व के अंदर जो प्राकृतिक वनस्पति है और वहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। अब सबसे पहले आता है अमेजन बेसिन में जीवन। अब ये साला अमेजन क्या है, देखो अमेजन क्या है, तो अमेजन है एक नदी। क्या है? नदी। नाम क्या है? अमेजन। अब अमेजन जो आप शॉपिंग करते हैं वो वाला नहीं अमेजन, ये अमेजन है। अमेजन नदी है, और अमेजन नदी कहाँ है? ये है आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। कौन सा महाद्वीप? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और सबसे चौड़ी नदी है, सबसे चौड़ी नदी। समझ में आया? अब ये जो अमेजन बेसिन है इनमें लोग किन तरीके में रहो। अब मैंने एक बात बताओ, अमेजन बेसिन की बात करेंगे तो अमेजन बेसिन को मैं पहले आपको दिखा देता हूँ नेट पे ना, फिर आपके यूं कंफ्यूजन नहीं रहे कि सर अमेजन बेसिन होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अमेजन अमेजन बेसिन, ये लो, ये इधर फोटो दिख रहा है आपको, ये आपकी अमेजन नदी है, इधर दिख रहा है इधर। मैं ज़्यादा जूम करूँगा तो ये शायद छोटा हो जाएगा। ओके, इसको अपन कॉपी करके MS पेंट में ओपन करते हैं। आपको अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है ना, अच्छे से दिखेगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये दिख रहा है? अब इसको अच्छे से देखो, ये जो है यहाँ से आपकी अमेजन नदी बह रही है। समझ में आई मेरी बात? अब बेसिन क्यों कहा जाता है? नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको बेसिन कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, तो इधर ध्यान देखो। ये तो आपकी अमेजन नदी बह रही है यहाँ पे, ठीक है ना, ये यहाँ पे अमेजन नदी बह रही है, ये पूरी बह रही है। अब ये जो यहाँ वाला जंगल है, ठीक है ना, ये यहाँ पे जो जंगल है, इस जंगल में जीव रहते हैं, वन्य जीव रहते हैं, प्राणी वगैरह सारे रहते हैं, इसलिए इसको नाम दिया जाता है बेसिन। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? बेसिन। यानी नदी के किनारे रहने वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं बेसिन। जैसे आपका चंबल बेसिन हो गया, लूणी नदी बेसिन हो गया, उसी प्रकार आपके विश्व के अंदर जो सबसे चौड़ी नदी है, चौड़ी का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे बहुत फैलाव करके बहती है, इसलिए इसको बोला जाता है आपके अमेजन बेसिन। तो समझ में आ गया कि अमेजन बेसिन का मतलब क्या है या कैसा दिखता है, या और भी एक दो पिक्चर दिखाऊं आपको? ओके, ये लो,
यहाँ पे देखो, ये दिख रहे हैं आपको पिक्चर, ये इस तरीके से आपकी अमेजन नदी बहती है, द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो इस तरीके से ये नदी बह रही है, ठीक है। ओके, अब वापस आ जाओ, अब आप यहाँ पे वापस आ जाओ, ठीक है। इधर देखो, अमेजन बेसिन में जीवन। अब ये जो अमेजन नदी है, इसके अंदर जीवन किस तरीके से व्यतीत होता है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। ओके, चाय भी आ गई, मैं साथ साथ में चाय पी लेता हूँ, आपकी क्लास भी ले लेता हूँ, ठीक है। देखो, अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखेंगे। मानचित्र तो अपन ने बिल्कुल चित्र देख लिया है, उसके बाद में और देख लेंगे। ध्यान दें कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, ठीक है। ओके, अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि ये पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर कैसे पहुंचती है। अब यहाँ आपको थोड़ी चीज देखनी है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चीज समझानी पड़ेगी, तो मैं जल्दी जल्दी चाय खत्म कर लेता हूँ। खत्म होती रहेगी, कोई बात नहीं। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, ये है आपकी पृथ्वी, और इस पृथ्वी के अंदर दो भागों में बांटने वाली एक रेखा है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के 10 डिग्री उत्तर में क्या चीज देखो, 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में, यानी 10 डिग्री यहाँ तक और 10 डिग्री यहाँ तक, इन दोनों के बीच में जो भाग पाया जाता है, इसको बोला जाता है क्या, भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो ध्यान रखना, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहाँ पाया जाता है, तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के अंदर भूमध्य रेखीय प्रदेश पाया जाता है। अब ये जो आपकी अमेजन नदी है, वो इन्हीं के अंदर बहती है, और ये पर्वतों से निकल करके अंध महासागर में गिरती है। तो ध्यान रखना, जो इसका अंतिम स्थल है वो कौन है, अंध महासागर। जिस स्थान में कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, उस नदी का मुहाना, भाई उस नदी का मुहाना कहते हैं। अब जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर, यहाँ एक कोई नदी बह रही है, और ये नदी यहाँ पे एक दूसरी नदी के अंदर जाके मिलेगी, तो ये इस तरीके से फैल के मिलेगी। तो ये वाला जो एरिया है, इसको कहेंगे मुहाना। कौन सा आना, मुहाना। इधर लिख देते हैं भाई, मुहाना, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मुहाना क्या होता है। नेक्स्ट देखो, अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। अब ये जो अमेजन नदी है, इस नदी के अंदर बहुत सारी इसके सहायक नदियां मिलती है, और सहायक नदियां मिलकर के क्या कर लेती है, अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। तो मैंने बताया, तो नदी के किनारे वाला जो भाग होता है, वो होता है बेसिन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अपन मैप में देख लेंगे, बट इनको थोड़ा थोड़ा समझते चलो आप लोग। ये नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से अक्वाइट होती है। अब इस नदी के जो बेसिन है, वो ज्यादातर कहाँ है, ब्राजील में है, पेरू एक देश है वहाँ है, और बोलिविया में है, इक्वाडोर के अंदर है, कोलंबिया में है, वेनेजुएला के अंदर स्थित है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिन्हें भूमध्य रेखा गुजरती है, जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। अब आपको मैप दिखाऊं, थोड़ा मैप को करेंगे जूम। ओके, या इतना ही रहने दें, थोड़ा जूम कर लेते हैं यार, बस ये है ही ऐसा। अब देखो, यहाँ आपको एक रेखा दिख रही है, ये देखो आप मैप में, अपनी पुस्तक की मैप में देखो, ये जो रेखा दिख रही है 0 डिग्री अक्षांश है कि नहीं है, इसका नाम है भू मध्य रेखा, ठीक है। अब इसके उत्तरी दिशा में 10 डिग्री अक्षांश दिख रहा है, और इसके दक्षिण में आपको 10 डिग्री अक्षांश दिख रहा है। इन दोनों के मध्य आपकी ये अमेजन नदी बह रही है, देखो ये बह रही कि नहीं बह रही, ये देखो अमेजन नदी,
ठीक है। और ये इस तरफ जाकर के यहाँ एक अंध महासागर है, प्रशांत महासागर के पास में ये एक अंध महासागर है। क्या नाम है? केड़ो है? ओंधो है। ये एलो अंध महासागर। कौन सा घर? अंध महासागर में जाके मिलती है। इतना समझ में आया? अब ये जो अंध महासागर है, इस अंध महासागर क्या है? ये जो आपकी अमेजन नदी है, इस नदी के अंदर बहुत सी सहायक नदियां आके मिलती है। ये मिल रही कि नहीं मिल रही? ये देखो, जैसे ये आपकी जिंगू नदी, ये टेक्टिटिम नदी, और ये आपकी निग्रो नदी, ये आपकी यूमिली, ये मेरे को अच्छे से दिख नहीं रहा है इसके अंदर। ये सारी नदियां इसके अंदर आके मिलती है, और ये नदियां मिल करके किसका निर्माण करती है? अमेजन बेसिन का। फिर इसने क्या कहा, एक लाइन कही है कि ऐसे देश बताओ जो आपकी भूमध्य रेखा पर स्थित हो। तो भाई साहब भूमध्य रेखा तो ये रही, भूमध्य रेखा पर आपको कौन सा दिख रहा है? इक्वाडोर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये इक्वाडोर आपकी भूमध्य रेखा पर स्थित देश है। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया, तो कोई बात नहीं। अब इसको मैं वापस जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ ये क्या कह रहा है, इसके बॉक्स के अंदर ये क्या कहा जा रहा है? देखो, जब स्पेन के अनेक अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, अन्वेषकों का मतलब है खोज करने वाले लोग, खोज करने वाले लोग, ठीक है। इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हैंड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। अब देखो, अब यहाँ मैंने गया बिन बट खोज करने, तो बी नदी के आए पाड़ जो क्षेत्र पर है ना, यानी जो बेसिन क्षेत्र है ना, वहां पे कुछ लोग थे। कैसे लोग थे? जिनके सुरक्षा कवच पहना हुआ था, जिसको क्या बोलते हैं? हैंड गियर बोलते हैं। और घास के स्कर्ट, स्कर्ट में समझते हो, घास की उनकी पैंट नेकरिया पहने हुए थे, और वो एक प्रकार के आदिवासी थे, और उन्होंने उन लोगों के ऊपर आक्रमण कर दिए। इन आक्रमणकारियों ने इन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोस नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी, और इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। तो ध्यान रखना, अमेजन नदी का अमेजन नाम कैसे पड़ा? तो मैंने गट हो गया बिन खोज करने गया जन बट जगह आदिवासी अब माते हमलो कर दियो। हमलो करो जिना बो मिनखो ने कई चीज याद आई कि एक बार की हुई कि एक रोमन साम्राज्य हो, बी रोमन साम्राज्य के मो अमेजोसस नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद आ गई। पहला कोई एक कहानी होती रही वो रोमन साम्राज्य में, यानी अमेजोसस एक महिला होती है, बड़ी युद्ध लड़ियो, बा वन कहानी याद आई तो नाम के चेप दियो कि आ नदी जकी है अमेजन नदी है। ठीक है, तो आ थोड़ी याद रख लियो कहानी, बाकी थाने कई चीज देखनी जो मैं थाने बता दी कि भाई मुहानो कहीं वे, भूमध्य रेखीय प्रदेश कहीं वे, सहायक नदी कहीं वे। ठीक है, और अब यहाँ पे आपके सहायक नदी की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सहायक नदियाँ क्या होती है। यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सहायक नदी किसे कहते हैं? ये छोटी नदी होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदी के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन बन जाता है, या जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो ध्यान रखना, अमेजन सबसे बड़ा विश्व का नदी बेसिन है, क्योंकि अमेजन के अंदर बहुत सारी नदियां आके मिल रही है, जैसे कि आपको इस चित्र के अंदर दिख रहा है। तो बहुत सारी नदियां आके मिलेगी तो क्या होगा? बहुत सारी नदियां बनेगी तो बहुत सारा क्षेत्र बनेगा। तो ये जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सी नदी का है? तो आपकी कौन सी नदी रे? अमेजन नदी। और दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी अपन ने देख ली, और ये जो मैप है वो आपकी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का है। ठीक है ना, चलें आगे। ओके, अब आगे बात करेंगे जलवायु। जलवायु, जैसा कि आप सब जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के पास फैला है। देखो भूमध्य रेखा के कहाँ पे फैला है रे छोरो, बताओ? ये 0 डिग्री अक्षांश, 0 से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में। तो ध्यान रखना, अमेजन बेसिन जो है जो 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। कौन? अमेजन बेसिन। समझ में आई मेरी बात? हाँ, फिर पकड़ लो अपना कान।
चाय होगी खत्म, अब शुरू कर लेते हैं आराम से। और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती रहती है और वह बिना किसी पूर्व चेतावनी के दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्र अति उच्च होता है और रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्र वैसी ही बनी रहती है। तो ये जो यहाँ का स्थिति वाला मौसम है, क्योंकि घना जंगल है और जहाँ ज्यादा जंगल होगा वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो इस तरीके से मामला यहाँ पे होता रहता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ज्यादातर मौसम होता है वो चिपचिपा सा रहता है। ठीक है, आगे देखो। वृक्षावन, इन प्रदेशों में अत्यधिक भाई सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई इसने ये कहा है कि अमेजन बेसिन वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर जलवायु कैसी है। तो आप ध्यान रखना, इसके अंदर जलवायु कैसी है, उच्च एवं आर्द्र, उच्च एवं आर्द्र अति उच्च होती है। देखो, उच्च तापमान कैसा होता है, उच्च होता है, और आर्द्र जलवायु है। तापमान उच्च का मतलब ये है कि दिन में तापमान बहुत गर्मी बन जाती है और चिपचिपाहट हो जाती है, और जैसे ही रात हुई तापमान गिर जाता है और आर्द्रता आ जाती है। तो इस तरीके। और उसके बाद में वर्षावन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षावन के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं, और वह इतने सघन, सघन का मतलब है घने, जिनकी, सघन का मतलब होता है जिनकी मात्रा ज्यादा हो, जिनकी संख्या अधिक हो, उसे क्या कहा जाता है, सघन कहा जाता है। ठीक है, सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत भी सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधे के रूप में आर्किड एवं बोमिलाइड पैदा होते हैं। देखो, परजीवी यहाँ पे पौधे उगते हैं, उनके अंदर एक तो है आर्किड, दूसरा है बोमिलाइड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकन कुंज, देखो ये क्या चीज है, टुकन गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न है और यहाँ पाए जाते हैं। अब ये जो दिख रहा है ना, इसका नाम है टकुन, सॉरी टुकन, टुकन, ये टुकन ऐसा लंबी चोंच वाला पक्षी है भाई, बड़ी मस्त चोंच है इसकी। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो, यहाँ पाए जाते हैं प्राणियों के अंदर बंदर है, और स्लाथ है, चींटी खाने वाले टैपी टैपीर। अब ये चींटियां खाने वाले टैपीर है, बड़े गजब के जानवर भाई है ना टैपीर, ये बाबड़ी कीड़ियों को खाते हैं। ठीक है, सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं, मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बुआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इन बेसिनों में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियां की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से ये बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। ये मोटा मोटी ये बताना चाह रहा है कि आज की नदी है, इन नदी में अनेकों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, अनेकों प्रकार के एक दूसरे जीव को खाने वाले जीव, लंबी चोंच वाले जीव, कीड़ी मकोड़ों को खाने वाले जीव, सांप, अजगर, बहुत नाना प्रकार के जो है वहाँ पे जीव पाए जाते हैं। वो इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है ना। और उसके बाद में ये इसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी है कि ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ब्रोमीलाइड, ये चीज तो देखनी ही पड़ेगी भाई, है ना, इस चीज को तो देखना ही पड़ेगा। ओके। हम्म, ये कैसा पौधा है इसको सर्च मार के अपन देखते हैं। ठीक है, ओह वेरी नाइस, ऐसा पौधा है ये। अच्छा, यहाँ पे जो आपका मेढक है वो अंडे देता है भाई, ब्रोमीलाइट्स, ये इस तरीके का होता है।
ये दिख रहा है, ये देखो। ओके, ये आपको दिखा दिया भाई ब्रोमोइनाइट, जो आपका क्या होता है, एक प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को सिंचित रखता है, और मेढक जो है वो इसके अंदर अपने अंडे देता है, यानी जल के पॉकेट के अंदर अपने अंडे देता है, तो यहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, वर्षा के निवासी। वर्षा वन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं। तो देखिए इस जो आपका अमेजन वाला जो बेसिन वाला क्षेत्र है, यहाँ पे पुरुष शिकार करने का काम करते हैं और छोटे मोटे जंगली क्षेत्र को काट करके अपना भोजन के लिए कृषि कार्य कर लेते हैं, और शिकार के साथ साथ वे नदी में से मछलियां पकड़ते हैं। जबकि महिलाएं जो हैं यहाँ इस क्षेत्र के अंदर फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। ये खाने वाले पौधे हैं, ठीक है ना। टेपियोका, अनानास और शकरकंद जैसे वो पौधे उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित हो जाता। अब जरूरी थोड़ी है बस शिकार करने जावे तो मन जीव जंगली जानवर ला दे कहीं टा बेचारा बंद देख लुक जावे कटी गुफा में छुप जावे तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाए, तो उन्हें पेड़ पौधा भी उगाना पड़े, यूं नहीं फिर भूखो होना पड़े रात रा पानी पीन। तो महिलाएं जो कि ला रहे फसल को ध्यान रखें। अगर पुरुष मछली लेना आया रहा तो मजा है, नहीं लेना आया तो कोई कौन टेपियो का, अनानास और शकरकंद खा के सो जाएंगे, कल और देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति, ओके मजेदार चीज आई है, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति। अब आके चीज थी मोटा मोटी समझो कि अटे घनारा जंगल है, ठीक है, बहुत सारा जंगल है, ठीक है, बहुत सारा जंगल है। अब अटे आ गयो आदिवासी इंसान, ए आदिवासी उल्टो बन गयो रे, ए ले ये मैं सीधो बना दियो यार। ए आदिवासी आया आठ है। आदिवासी देखियो कि भाई इन जंगलों ने अपन के करना काटना है, तो ये आने काट दिया, दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़। अब अटे पे कहीं करसा, अब अपट करसा कृषि, ये लो अपने कृषि कर ली, यहाँ पे कृषि कार्य कर लिया। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, वो जो काटे हुए पेड़ थे ना, उन पेड़ों को यहाँ पे इकट्ठा कर देंगे, उनका ढेर इकट्ठा कर देंगे और इनके अंदर लगा देंगे आग। ये आग लगाई, ये फटाफट यहाँ पे जल के हो गए राख, ठीक है। और ये जो राख है, ये राख को यहाँ पे फेंक देंगे, और ये फेंकने के बाद में इसके ऊपर करेंगे कृषि कार्य। ये यहाँ पे इसके ऊपर कृषि कार्य किया, कृषि कार्य किया, बहुत शानदार धान हुआ। धान होने के बाद में क्या करेंगे, धान खाएंगे, मस्त मौज करेंगे। जैसे ही धान खत्म हुआ, इस जगह को वो छोड़ देंगे और दूसरी जगह चले जाएंगे। ये आदिवासी इस जगह को छोड़ दिया और यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे थे उनको जला के क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। कृषि कार्य करके खा पी गए, तो ये जमीन कैसी हो गई, खाली हो गई, यहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं, खाली हो गई। अब आगे आए, यहाँ पे जो पेड़ पौधे थे इनको जलाया, नष्ट किया, खाया पिया, और कृषि कार्य करने के बाद में इसको छोड़ के आगे चले गए। फिर यहाँ पे खाया पिया, नष्ट किया, इसको छोड़ के आगे चले गए। तो इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं कृत एवं दहन कृषि पद्धति। ठीक है, वैसे आपके एग्जाम में वो इसके पीछे क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसके अंदर अच्छे से लिखवा दूंगा, लेकिन आपको मोटा मोटी ये चीज समझनी है कि कृषि एवं दहन पद्धति होती क्या है। ठीक है, यानी एक जगह पर कृषि कार्य करते हैं, वहां के जो पेड़ पौधे उनको जला के नष्ट कर देते हैं, और फिर वहां से दूसरी जगह स्थान बदल करके वहां के पेड़ पौधे नष्ट कर देते हैं। तो ये बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। इनका मुख्य आहार मैनियोक होता है, मैनियोक। अब आ कई चीज है इन, देखो यार मैनियोक कई चीज हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा हिंदी में कर लूं, मे मैनियोक। आज थारी, वो तो हकरियो है। अरे ये तो आपका सक्रिय है जो सर्दियों के मौसम में आता है, ठीक है ना। ये इस तरीके का होता है भाई, वो ये लोग खाते हैं इस तरीके का होगा कि ये दिखता है आपको, ठीक है ना। ये होता है आपका मैनियोक, ठीक है। तो भाई साहब देख लिया, तो इनका जो पसंदीदा फल है वो मुख्य आहार का मतलब ये है कि अमेजन बेसिन के अंदर जो लोग आदिवासी रहते हैं उनका जो मुख्य आहार है वो कौन सा है, इनका मुख्य आहार कौन सा है, मुख्य आहार है मैनियोक, जिसे कसावा भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कसावा भी कहते हैं। तथा ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है, ध्यान रखना ये कहाँ पैदा होता है, आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। अब ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कहने का मतलब है लोग है जगह इन्हें मैनियोक ने भी खा जावे और चींटियों की जगह रानी हुए। नहीं, आपने पहली पांचवी में पढ़ा होगा चींटियों की रानी कौन सी रानी होती है। ए हरीश, ए हरीश, चींटियों की रानी कौन सी होती है।
क्या नाम है चींटियों की रानी का? रानी होती है ना, कौन सी रानी होती है चींटियों की रानी? रानी चींटी का क्या नाम है? अंडे पैदा करने वाली, और वो कौन कौन सी चींटियां होती है? ठीक है ना, तो वो चींटियों की जो रानी होती है और उन चींटियों के जो अंडे होते हैं उनको भी ये खा लेते हैं, ठीक है ना। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नकद फसलें भी यहाँ पे उगाई है। अब आपने कभी चींटियों के अंडे देखे हैं? नहीं देखे तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ची हम्म ये देखो, चींटियों के अंडे इस तरीके से होते हैं, बिल्कुल है ना, मजेदार दिख रहे हैं ना, चावल के फूलियों की तरह। दिख रहे कि नहीं दिख रहे आपको? देखो, चलो छोड़ो, ये यहाँ पे अदरवाइज कहीं और चला गया। ओके, ये दिख रहे हैं ना, ये चींटियों के अंडे होते हैं, इनको भी वो खा लेते हैं, है ना। ये कच्चे कच्चे जो होते हैं, मस्त यूं बड़ा शानदार टेस्ट आता होगा खाने में, ठीक है। तो वो चींटियों के अंडे भी खा लेते हैं। और इसके साथ में कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकद फसलें भी यहाँ पे उगाई जाती है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घेरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट जैसे घर बनाते हैं। अब मलोका, ये कुछ इनका ऐसा घर होता है जिसके ऊपर लकड़ी वकड़ी डाल के बनाया जाता है, जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है। अब मलोका क्या होता है ये भी चीज़ अपन देख लेते हैं, क्योंकि चीज़ें देख के अपन कर समझते हैं ना। मलोका, ओ वेरी नाइस, ये इस तरीके का छप्पर जिसकी तीव्र ढाल होती है उसको क्या बोलते हैं? मलोका बोलते हैं। अपने अटके सौंदड़ी वनौड़ी करे, ठीक है ना। अपने यहाँ की ये जो अपने मारवाड़ी लोग जो होते हैं इनको बोलते हैं छौंदड़ी, है नी, जो तीव्र ढाल वाली होती है उसको बोलते हैं भाई अपना घर है छौंदड़ी वनौड़ी है। लेकिन ये जो अमेजन बेसिन वाला जो क्षेत्र है, इसमें जो मलोका होता है वो छौंदड़ी का ही रूप है, ठीक है ना। इधर आ जाओ वापस। तो कुछ लोग मलोका में रहते हैं, और मलोका का ध्यान रखना, ये एक ऐसा अपार्टमेंट होता है या घर होता है जिसकी छत है वो तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन मार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। पहले क्या है कि 1970 रुपये पहला नदी के एक अंदर वो अमेजन वाला क्षेत्र, उसके अंदर जाने का मार्ग एक नदी होती थी, नदी में जाओ और आओ। लेकिन 1970 में वहाँ पे एक अमेजन ट्रांस मार्ग बनाया गया, जिससे उसके अंदर अपन आसानी पूर्वक पहुंच सकते हैं। अनेक स्थानों पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को इस क्षेत्र से बाहर निकाल कर नए क्षेत्र में बसाना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे। हाँ, विकास की गतिविधियों के कारण जैव विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वनों का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों में लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। चित्र 8.6, वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। देखो, पहला जंगल लड़ा होता, फिर धीरे धीरे वन काटा, काटन कृषि कार्य शुरू कियो, ठीक है, नष्ट हो गया। अब देखो, फिर ये इतना सारा काट दिया, अब यहाँ से नदी बहेगी तो ये जो आसपास का जो कंकड़ पत्थर है वो अपने साथ में लेके चली जाएगी। तो इस तरीके से अमेजन में जो अमेजन नदी के अंदर जो वन है वो धीरे धीरे बहुत ही लुप्त हो रहे हैं, और भूमि है वो धीरे धीरे बंजर बन रही है, ठीक है ना। बंजर का मतलब अनउपजाऊ भूमि, ठीक है। अब ये हो गया चीज। अब यहाँ पे कर्त एवं दहन कृषि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी, वो अपन पढ़ लेते हैं। देखो, कर्त एवं दहन कृषि की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ कर देते हैं। अब आ जकी कृत एवं दहन पद्धति है, इनमें लोग क्या करे, हेंगू पहला बठे जकी जी वैनी के भी ने पेड़ पौधा झाड़ियां वगैरह वैनी बे हैंग काट भेड़ा करे। तो देखो, की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, साफ कर दी, फिर उनको क्या किया जाता है, जलाया जाता है, यानी लौपो डाबे भी मैंने आग लगावे, बहन जड़ बढ़ जाए, ठीक है। और जिसे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। अब जिसे पोषक तत्व का मतलब होता है कि जो राख होती है ना, उनकी राख, राख में हम जो नहीं रहे, हाँ, जो की चीज बढ़ रहे लारबा बुरी बुरी पड़ी रहे, मतलब राख, ठीक है, आप से समझ गया वही, ठीक है। जिसे पोषक तत्व मिलकर मिट्टी में मिल जाते हैं, और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। और यहाँ पे लोग वो क्या करते हैं, कुछ समय के लिए फसल पैदा करते हैं, ठीक है। और जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग करने से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। अब बार बार बे हगी उगा पोषक तत्व है बेचारा खत्म हो जाए, और इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है, और इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है,
और इस बीच पुराने खेत में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं और इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। अब देखो पूरी मजेदार बात समझ में आई। क्वेश्चन करता है दहन कृषि यानी पहला बे क्या करे जंगल वाले भाग में झाड़ियां वृक्ष हैं बड़ बाढ़ बाढ़ रह जगी बाबोंगी राख हो बा पूरे खेत में बिखेर पर इन पच बीमा कृषि कार्य करें और कृषि कार्य करें लगातार 3-4 साल कृषि कार्य करें। फिर मजेदार बारिश फसल पैदा हुए और कुछ समय बाद में फसल उगना बंद हो जाती है यानी उसका अच्छा उपजाऊपन है वो नहीं हो पाता क्योंकि उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी आ जाती है। तो वो क्या करते हैं उस जगह को छोड़ देते हैं, नई दूसरी जगह तलाश करते हैं, उस खेत को जलाते हैं, मतलब वो नई जगह होगी वहां पे काटेंगे जलाएंगे, तब तक वो पीछे वाली जो उन्होंने छोड़ी थी वहां पे नए पेड़ पौधे उग जाएंगे और नई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, फिर वो वापस वहां पे आ जाएंगे, फिर उसको जलाएंगे। तो इसको बोलते हैं कर्त एवं दहन कृषि। ध्यान रखना ये प्रश्न आएगा आपके, चाहे आपके अर्धवार्षिक में आए, चाहे आपके प्रथम द्वितीय और तृतीय टेस्ट में आए, चाहे आपके वार्षिक एग्जाम में आए, किसी न किसी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न जरूर आएगा कि कर्त एवं दहन कृषि क्या होती है। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जीवन, ये पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन वाली जो घंटी की चिन्ह होगी ना उसको जरूर दबाएं और प्लेलिस्ट पर जाना नहीं भूलें क्योंकि प्लेलिस्ट के ऊपर आपकी सारी की सारी किताबों के वीडियो दिए हुए होंगे। अभी आपके भूगोल विषय चल रहा है, फिर मैं आपके दूसरा विषय करवाऊंगा और उसके बाद में आपका गणित, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत जितने भी विषय उन सभी को क्लासें लेने वाले हैं। तो मिलेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।